Hello children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is heat and temperature. And the key elements that we will consider are hot and cold, temperature, thermometer, other types of thermometers, various effects of heat, transfer of heat and conductors and insulators. हमारी बॉडी जो है ये बड़ी जल्दी गर्म ठंडा महसूस करती है. विंटर्स में हमें ठंड लगती है तो हमें वूलन कपड़े पहनने पड़ते हैं ताकि हमारी बॉडी से हीट बाहर ना लूज हो जाए, और गर्मियों में हम लाइट कलर के कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें ठंडक मिले. सो इट इज़ आवर नेचुरल टेंडेंसी कि हम अपने आप को ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडे वेदर से प्रोटेक्ट करें, बचाएं. इसीलिए विंटर्स में बाहर सन लेने के लिए जाते हैं और समर्स में सन अवॉइड करने के लिए घर के अंदर कूलर या एयर कंडीशनर लगा के बैठते हैं. सो लेट अस नाउ सी व्हाट इज हॉट एंड कोल्ड. नाउ सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर ईदर हॉट और कोल्ड. कॉफ़ी गर्म है, आइसक्रीम ठंडी है, और जहाँ तक पॉसिबल हो इन चीज़ों को टच करके हमारा हाथ से या हमारे बॉडी के किसी पार्ट से अगर कोई चीज़ टच हो जाए तो वी कैन टेल कि ये गर्म है या ठंडी है. लेकिन दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल और एक्यूरेट मेजरमेंट. सो हियर इज़ एन एक्टिविटी. ये आपको कुछ चीज़ें लेनी है, ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि स्पून इन बॉइलिंग वाटर या आइसक्रीम या और जो लिस्ट दी है, इसको टच करके आपने टिक करना है कि ये हॉट या वार्म है या फिर कोल्ड या कूल है. नाउ देयर इज़ अनदर एक्टिविटी to show that the sense of touch is not an accurate way to measure heat. अब इसके लिए आपको चाहिए 3 टब, नॉर्मल पानी, गर्म पानी और ठंडा पानी. सो लेबल द टब्स A, B एंड C. टब A में आप गर्म पानी रखिए, B में कोल्ड पानी रखिए और C में नॉर्मल पानी. अब अपने हाथ को, एक हाथ को टब A में और दूसरे को B टब में डिप करिए. कुछ मिनट के बाद दोनों हाथ को टब C में डिप करिए. अब इससे हमें क्या पता चलता है कि पानी का टेम्परेचर तो एक था, लेकिन एक हाथ को वो गर्म लग रहा है और दूसरे हाथ को ठंडा. तो मेजरमेंट खाली टच से कंप्लीट नहीं होती. नाउ द प्रॉपर्टी दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स इज हीट. इन फैक्ट हीट एनर्जी का एक फॉर्म है. इफ हीट इज अप्लाइड टू अ सब्सटेंस, it becomes hot. On the other hand, if we take away heat from an object, it becomes cold. For example, अगर आप एक पॉट में पानी डाल के उसको हीट करेंगे या हीटर के ऊपर रखेंगे तो पानी जो है वो गर्म हो जाएगा. अब उसी पॉट को अगर आप रेफ्रिजरेटर के अंदर रखेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा. Now let us look at what is temperature. हमने काफ़ी बार सुना है कि आज टेम्परेचर, जब हम वेदर बुलेटिन सुनते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आज टेम्परेचर इतना है या उतना है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस टेम्परेचर? नाउ द क्वांटिटी टेम्परेचर इज़ अ रिलायबल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज़. कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है वो हमें उसके टेम्परेचर से पता चलता है. So the degree of hotness or coldness of a body is measured in terms of temperature. जितना टेम्परेचर हाई है वो ऑब्जेक्ट गर्म है, जितना टेम्परेचर लो है वो ऑब्जेक्ट ठंडा है. So temperature can have positive as well as negative value. Now let us look at units of temperature. To measure a quantity, the basic requirement is some unit of scale. For example, अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एटसेट्रा हम इस यूनिट से मेजर करते हैं. सिमिलरली अगर हमें टेम्परेचर को मेजर करना है तो हमारे पास कौन से यूनिट्स हैं? या तो डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन. अब ये तीनों यूनिट्स जो हैं ये अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं. Let us look at the relation between degree Celsius and Kelvin.
अगर आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है और आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 273 उस वैल्यू में ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 32 डिग्री सेल्सियस है या -4 डिग्री सेल्सियस है या 0 डिग्री सेल्सियस है और इसको आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप जैसे 32 प्लस 273 आपका हो जाता है 305 केल्विन। इसी तरह से -4 आपका हो जाएगा 267 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा 273 Kelvin. Now Fahrenheit DG was a German merchant of scientific instruments. He designed the scale to measure human body temperature, which is known by his name as Fahrenheit scale. अब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट डिग्री का क्या रिलेशन है? अगर आप ये फॉर्मूला देखें कि डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9, तो आप डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एज एन एग्जाम्पल, convert 98.6 degrees Fahrenheit to degree Celsius. So here degree Fahrenheit is 98.6 and degree Celsius के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9। तो ये कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अगर आपको 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9। तो ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ 0 डिग्री सेल्सियस is equal to 273 Kelvin on Kelvin scale and 0 degree Celsius is equal to 32 degree Fahrenheit on Fahrenheit scale. It means freezing point of water or melting point of ice is 0 degree Celsius, which is equal to 32 degree Fahrenheit, which is equal to 273 Kelvin. And boiling point of water on Fahrenheit scale is 212 degree Fahrenheit. On Kelvin scale is 373 Kelvin and 100 degree Celsius on Celsius scale. Now we come to thermometer. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज थर्मामीटर। अब थर्मामीटर से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। उस थर्मामीटर को कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। द वर्ड थर्मामीटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, थर्मस मीनिंग वार्म एंड मीटर स्टैंड्स टू मेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल वील लुक एट द क्लिनिकल थर्मामीटर। अब इससे हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है इट शुड बी 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और लोगों में ये 3 से 4 डिग्री तक वेरी कर सकता है। नाउ दिस शॉर्ट रेंज it enables the glass tube to be reasonably short and easy to handle. Hence, in this thermometer, the temperature range is from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. The corresponding marking in Fahrenheit are also usually marked on it. Now, let us look at the construction of this thermometer. इसकी एक शॉर्ट नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है जिसके बाहर एक सिल्वर कलर का बल्ब अटैच्ड है। ठीक है, अब इस बल्ब के साथ एक बड़ी पतली ट्यूब अंदर अटैच्ड है जिसका कि बहुत ही नैरो बोर या डायमीटर है। दिस स्मॉल ट्यूब इज कॉल्ड दी कैपिलरी ट्यूब। इस कैपिलरी ट्यूब की कंस्ट्रक्शन जो है वो ऐसी है कि वो बल्ब के साथ कनेक्टेड है, और जो कनेक्टिंग पॉइंट है जहाँ पे किंक है कनेक्शन के लिए, वो मर्क्यूरी को अपने आप से अंदर या बाहर गिरना अलाउ नहीं करता। नाउ दिस कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ वेरी फाइन बोर, जिससे कि ये और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। जो बल्ब है इसकी वॉल भी बहुत थिन है। इससे क्या है कि इस बल्ब के अंदर जो मर्क्यूरी है
वो जैसे ही बॉडी के कांटेक्ट में आता है वो बॉडी का टेम्परेचर इजीली एक्वायर कर लेता है. नाउ व्हाट आर द advantages of using mercury in clinical thermometer? Now first of all, mercury is a good conductor of heat. Hence it reaches quickly to the temperature of the surrounding. Then it does not stick to the surface of the tube and therefore gives quite accurate readings. It has high boiling point which is 357 degrees Celsius and low freezing point 39 degrees Celsius. So a wide range of temperature can be measured by it. Its shining silver color is easily visible. Let us now see how to read a clinical thermometer. Now first of all, count the number of divisions between 35 degrees Celsius and 36 degrees Celsius. अगर उसमें 10 divisions हैं तो each division का क्या scale हो जाएगा? 1/10 degree Celsius which will be 0.1 degree Celsius. लेकिन अगर 5 डिविजन्स हैं तो हर डिवीजन का क्या मेजरमेंट रहेगा? 1/5 डिग्री सेल्सियस मीनिंग 0.2 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट, वॉश द थर्मामीटर विथ कोल्ड वाटर मिक्स्ड विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. देन गिव 2 or 3 फर्म जर्क्स टू इट सो दैट द मर्करी कॉलम फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. बट बी अलर्ट कि आपके हाथ से वो स्लिप करके नीचे ना गिरे. Place the bulb of thermometer under your tongue and close your mouth gently. After 2 minutes, take out the thermometer from your mouth. Now hold the thermometer in your hand but never hold it from its bulb. धीरे धीरे उसको रोटेट करें जब तक कि आपको मर्करी का लेवल ट्यूब में ढंग से दिखाई ना दे. Now record the temperature of the glass tube where the end of mercury level coincides with the scale. So this temperature in degrees Celsius is your body temperature. Now let us look at the other types of thermometers, जिसमें पहला है digital thermometer. अब ये जो है ये आपको काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग देता है और इसको रीड करना बड़ा आसान है और क्योंकि इसकी प्लास्टिक की बॉडी है तो ये इजीली ब्रेक भी नहीं होता है. और इसका एडिशनल एडवांटेज ये भी है कि इसके अंदर मर्करी नहीं है. मर्करी इज एक्चुअली अ टॉक्सिक केमिकल. नाउ वी कम टू दी लेबोरेटरी थर्मामीटर. एज द नेम सजेस्ट ये लेबोरेटरी में ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेसिफिकली टू measure the temperature of boiling water, ice, melting and boiling points of various substances. The range of ordinary laboratory thermometer is -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. Now let us look at its construction. It consists of a long thin glass tube with a long thick walled capillary tube inside it. एक end पे thin walled bulb है जिसके अंदर mercury है और दूसरा end इसका sealed है. The bore of the capillary tube is made very fine so that a small change in the temperature produces an appreciable change in the length of the mercury column in this capillary tube. So let us understand how this works with the help of this activity. To measure temperature of water and air using laboratory thermometer. Now take a laboratory thermometer, beaker and hot water. Take the beaker and half fill it with hot water. Dip the laboratory thermometer in it and hold the thermometer vertically. Note down the reading by keeping your eye at the level of the mercury. Take out the thermometer from the beaker and read it again in air. As the thermometer is dipped in the beaker, जो mercury level है, it starts rising and becomes constant after some time. As it is taken out in the air, जो mercury level है, it begins to fall rapidly and stabilizes after some time. Now there are some precautions while using laboratory thermometer. Thermometer should be vertical while taking readings. Bulb of the thermometer should be in contact with the substance whose temperature is to be taken and not touching the sides or bottom of the container. Reading of the temperature should be taken when the thermometer is immersed in the substance, not by taking it out. Now, do you know what is maximum and minimum thermometer? The thermometer which is
specially designed to record the maximum and minimum temperatures of an area during 24 hours of the day. ये जनरली मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज करते हैं कि दिन का हाईएस्ट या लोएस्ट टेम्परेचर क्या था. नाउ लेट अस लुक एट द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ हीट. हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. अगर आप आइस क्यूब्स को हीट करेंगे तो वो मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे, और अगर आप लिक्विड को, जो लिक्विड स्टेट है पानी का, उसको आप फ्रीजर में रखेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में हो जाएगा. सेकेंड इज हीट कॉजेस एक्सपेंशन. मेटल जो है वो हीट की वजह से एक्सपैंड करता है. इसी रीजन से जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनमें थोड़े थोड़े गैप्स होते हैं. वो गैप्स इसलिए होते हैं कि जब ट्रेन के ट्रैक और पहिए के फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, या जब समर में बहुत ज़्यादा वो मेटल हीट हो जाता है तो वो एक्सपैंड करते हैं. अगर गैप नहीं होगा तो ट्रैक में बेंड आ जाएगा जिससे एक्सीडेंट्स होंगे. सो द गैप्स आर प्रोवाइडेड इन द आयरन ट्रैक्स फॉर स्पेस फॉर एक्सपेंशन. नाउ लेट अस लुक एट एक्सपेंशन इन लिक्विड्स. लिक्विड्स ऑल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग. अब जो थर्मामीटर के अंदर मर्करी है वो एक्सपैंड करता है जब वो एक हॉट बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तभी तो हम टेम्परेचर पढ़ पाते हैं. नाउ देयर इज एक्सपेंशन इन गैसेस बिकॉज ऑफ हीट. It can be experienced by fixing a balloon on the mouth of an empty bottle. Put the bottle in hot water tub. You will observe that the balloon expands because the air inside the balloon expands on heating. So the phenomenon of expansions in substances by the effect of heat is referred to as thermal expansion. Now let us look at transfer of heat. Heat always flows from the hotter object to a colder object. इसका मतलब कि हीट ट्रांसफ़र होने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर अलग होना चाहिए. The transfer of heat continues to take place till both the objects attain the same temperature. जब दोनों ऑब्जेक्ट्स में बराबर का टेम्परेचर आ जाता है तब हीट ट्रांसफ़र रुक जाता है. In this state, the bodies are said to be in a state of thermal equilibrium. Thermometers work on this principle. जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर को अपने मुंह में डालते हैं तो आपके मुंह में टेम्परेचर ज़्यादा है और थर्मामीटर के बल्ब का टेम्परेचर कम है, तो आपके मुंह से हीट थर्मामीटर के बल्ब में ट्रांसफ़र होती है, और ये तब तक होती है जब तक कि बल्ब में जो मरकरी है उसका टेम्परेचर सेम लेवल पे नहीं आ जाता जितना आपके मुंह में है. जब वो सेम लेवल पे आ जाता है तो हीट या टेम्परेचर ट्रांसफ़र होना बंद हो जाता है, और तब जब आप मरकरी की रीडिंग चेक करते हैं तो उतना टेम्परेचर आपके मुंह में या आपकी बॉडी का होता है. नाउ हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बाय 3 different ways. The first one is conduction. Conduction is a process of transfer of heat through solid materials from the hotter end to the colder end. यहाँ पे उस मटेरियल के जो अपने पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक्चुअल मूवमेंट नहीं है, सिर्फ उस मटेरियल के मॉलिक्यूल्स में हीट एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र हो रही है. अगर आप किसी गर्म लिक्विड जैसे कि कॉफ़ी के कप में अगर स्पून मेटल की डिप करते हैं तो जो मेटल स्पून का पार्ट लिक्विड के अंदर है वो पहले गर्म होगा, लेकिन धीरे धीरे हीट आपके उस स्पून के हैंडल तक आ जाएगी, क्योंकि हीट जो है एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र हो रही है. सो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन. नाउ वी कैन डू एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हियर to understand heat transfer in metals. Take a stand with clamp, a metal ruler, wax, metal pins and spirit lamp. So take the metal ruler and at the distances of inches, fix the both pins with the help of wax. Now fix the ruler on a stand and start heating from the free end of the ruler. You will observe that as the time passes, both pins start falling one by one. Now this happens because the burner heats up the free end of the metal ruler
and heat flows to the other end by the process of conduction. Now we come to convection. Water is a bad conductor of heat, but if water in a beaker is put on a burner, सारा का सारा पानी गर्म हो जाता है. अब ये होता कैसे है? इनिशियली जो बीकर के बॉटम में पानी है वो कंडक्शन की वजह से गर्म होता है. अब जो गर्म पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट होते हैं वेट में, तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं और जो कोल्ड वाटर है वो नीचे आके बॉटम में उसकी जगह ले लेता है. अब जो नया ठंडा पानी बॉटम में आया वो भी कंडक्शन से गर्म होता है. अगेन ये वाला पानी ऊपर जाता है और कोल्ड पानी नीचे आता है. ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक बीकर के अंदर का सारा पानी गर्म नहीं हो जाता. सच अ मोड ऑफ ट्रांसफर जिसमें कि मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मूवमेंट हो रही है, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. नाउ दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर अकर्स इन फ्लूइड्स, यानी कि लिक्विड्स और गैसेस दोनों में. लेट अस लुक एट नाउ एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन. वेंटिलेटर्स जो हैं वो सीलिंग के नज़दीक होते हैं रूम में. क्यों? क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है और वेंटिलेटर्स के थ्रू बाहर जाती है. अब जो एयर कंडीशनर्स हैं वो भी रूफ के नज़दीक ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं, क्योंकि जो कूल एयर है वो नीचे की तरफ आती है और वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी होती है. इससे क्या है, कन्वेक्शन करंट फ्लो होता है और तब तक होता है जब तक पूरा रूम ठंडा नहीं हो जाता. नाउ इन समर at the places on the coast, it is observed that breeze generally blows from the sea during the day, while at the night its direction is reversed. It means at night it blows from land towards the sea. Now these breezes are local convection currents. दिन के टाइम में land and sea water are heated by the sun, but the temperature of land is much higher than the temperature of sea water. Therefore, air over the land is heated, so it expands and rises due to convection. At the same time, cooler air from the sea moves towards the land to take its place. The air moving in from the sea towards the land is called the sea breeze. At night, the land cools down faster than the sea water. So, warmer air rises from the sea and is replaced by colder air from the land. So, the air convection current is reversed. This is called land breeze. Now, here is another activity to observe convection current. Take a round bottom flask, potassium permanganate crystal, water and gas stove. Now, fill the flask with water up to its neck. Drop a single large crystal of potassium permanganate to the bottom of it through the length of glass tube. Now heat the bottom of the flask with a very low gas flame. An upward current of colored water ascends from the place where heat is applied. It reaches the top and spreads out. After some time, it circulates down the sides of the flask. So a convection current has been set up within the contents of the flask. Now we will look at radiation. As we know that we receive heat from the sun, but most of the space between the sun and the earth is vacuum. And in the method of conduction and convection, we need a medium through which heat is transferred. Vacuum में कोई material medium नहीं है, तो heat जो है sun से earth तक कैसे पहुँचती है? ना तो conduction ना convection. तो ये जो method है heat transfer का, जिसको कि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज कॉल्ड रेडिएशन. सो द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस थ्रू द मेथड ऑफ रेडिएशन. अगर आप रूम में किसी हीटर के सामने खड़े होंगे तो भी आपको हीट की रेडिएशन मिल रही है. सिमिलरली आपका हाथ किसी गर्म चीज़ के पास भी जाएगा तो आपको दूर से भी हीट महसूस होती है. दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रेडिएशन. नाउ there is another interesting activity. To understand radiation, take an umbrella and time of a sunny day. Go out in the open during a hot sunny day. Remain there for 10 minutes.
Now cover yourself with an umbrella. How do you feel? Your skin starts burning and you feel hot in the sun. And you will feel much less hot when you cover yourself with an umbrella. अब जो umbrella है, it cuts the heat radiation from the sun. So, heat travels from sun to us through radiation. All the hot bodies radiate heat through the process of radiation. When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part of it is absorbed, and a part may be transmitted. The temperature of the body increases due to absorbed part of the heat. The color of the body is also responsible for amount of heat it absorbs. Another interesting activity is here to show that dark color bodies absorb more heat than light colored bodies. Take two containers, black and white paint, water and a thermometer. Now paint outer surface of one container black and other white. Fill both the containers with equal amount of water. Now record the temperature of both the containers and cover each with a lid. Place both the containers in sunlight next to each other. After 30 minutes, again measure the temperature of water in both the containers. You will observe that the temperature of water in black container is higher as compared to the temperature of water in container painted white. Now place these two containers in shade and again note the temperature of water in them after some time. It will be observed that temperature of water in black container will be lower than temperature of water in white container. ऐसा इसलिए क्योंकि डार्क कलर रेडिली हीट अब्जॉर्ब भी करता है और रेडिएट भी करता है एज कंपेयर टू लाइट कलर. सो वी कैन कंक्लूड that good absorbers are good emitters, whereas poor absorbers are poor emitters. Now let us look at conductors and insulators. जो मटेरियल हीट को अपने थ्रू फ्लो करने देते हैं, इजीली जिनके थ्रू हीट फ्लो होती है, उनको कहते हैं कंडक्टर्स. सो ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, बट द रेट, जिस रेट पे वो हीट फ्लो करती है वो अलग मेटल्स में अलग होता है. हीट फ्लोज मच फास्टर थ्रू कॉपर एंड सिल्वर दैन थ्रू स्टेनलेस स्टील और आयरन. इसी वजह से ज़्यादातर जो आपके कुकिंग वेसल्स हैं या तो वो कॉपर के बनते हैं या उनमें कॉपर की लाइनिंग होती है, क्योंकि कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इससे हमारा फ्यूल जो है बचता है. अब दूसरे हाथ पे कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, रबर या वुड, इनके थ्रू हीट फ्लो नहीं होती. इनको कहते हैं इंसुलेटर्स. इसीलिए जब भी कोई कुकिंग का पैन या बर्तन है वो मेटल का बनता है, लेकिन जो उसका हैंडल है वो या तो प्लास्टिक का या वुड का बनता है, जिससे कि जब आपको वो बर्तन या वो यूटेंसिल उठाना हो तो उसमें प्रॉब्लम ना हो. सो वाटर एंड एयर आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो जिन मटेरियल्स में हीट का फ्लो नहीं होता उनको बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स कहते हैं. डू यू नो हाउ अ थर्मस फ्लास्क कीप्स ड्रिंक्स हॉट और कोल्ड? थर्मस फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड ग्लास शेल हैविंग अ वैक्यूम बिटवीन द वॉल्स. अब इस वैक्यूम की वजह से जो इनर फ्लास्क है उसके अंदर के लिक्विड से ना तो हीट बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों ही पॉसिबल नहीं है वैक्यूम में. रेडिएशन से थोड़ी सी हीट ली या लूज करी जा सकती है, लेकिन जो वॉल्स की साइड एक दूसरे को फेस कर रही है उसके ऊपर सिल्वर कलर की कोटिंग कर दी जाती है. इससे जो रेडिएशन है उसको भी बहुत कम कर दिया जाता है. थोड़ी बहुत हीट फिर भी ट्रांसमिट हो सकती है उस ग्लास की नेक या जहाँ पे स्टॉपर होता है वहाँ से. नाउ डबल लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स इज वार्मर दैन सिंगल लेयर बिकॉज द एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ क्लोथ्स एक्ट्स एज insulator which does not allow heat to flow out. So here is another activity to show that water is a poor conductor of heat. Take a test tube, burner, wax and water.
put a piece of wax in the test tube. Heat the test tube so that the wax starts melting and sticks to the bottom of the test tube. Fill 2/3 of the test tube with water. Heat the test tube near the upper level of the water for some time. You will observe that the water near the top starts boiling, but the wax does not melt. Since wax does not melt, it shows that water is a poor conductor of. So what are the key takeaways from this chapter? Heat is a form of energy. The degree of hotness or coldness of a body is measured in terms of temperature. Temperature of a substance can be measured in degree Celsius, degree Fahrenheit and Kelvin. The device used to measure the temperature is called thermometer. A clinical thermometer is used to measure body temperature. Mercury has a uniform coefficient of expansion over a wide range of temperature. Metals expand on heating. Heat always flows from a hotter object to a colder object. Heat transfer takes place by 3 processes: conduction, convection and radiation. So, hope this chapter is clear, and answering questions based on this chapter will be easy now.